नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास थ्योरी क्लास है कक्षा 10 विषय विज्ञान के अध्याय 1 का। इस क्लास में हम व्याख्या करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण के बारे में। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा लेंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिस्ट्री का, अगला फर्स्ट चैप्टर आएगा फिजिक्स का, फिर उसका अगला चैप्टर आएगा बायोलॉजी का, फिर दूसरा चैप्टर आएगा केमिस्ट्री का, यानी यही क्रम चलता रहेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी करवा दो। तो चलिए हम देखते हैं पहले अध्याय को। इसमें आप जानने के लिए तैयार हो जाइए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये आपके नोट्स बनाने के काम भी आ सकता है। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक करके नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में रंग रूप बदलता है, यानी सिर्फ डिजाइन, बाहरी जो चीज़ें होती वो बदलती हैं, उसके गुण में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि बालू में आप सिक्का मिला दीजिए तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि अभी तक कुछ बदला नहीं। आप चाहें तो अलग कर सकते उसे, वो उत्क्रमणीय होता है। अगर मैं कहूँ बैलून को फुला दीजिए तो जब आप बैलून फुलाएंगे तो वापस फिर बैलून आ जाएगा। तो ये होता है उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें आपको निम्नलिखित बदलाव दिखाई देंगे। जैसे अवस्था में परिवर्तन, यानी कि आपने आटा को गूंदा और उसको बेल के रोटी पका दिया, तो यहाँ क्या हो गया, उसकी अवस्था पाउडर वाली थी, अब वो रोटी वाली हो गई, जो कि अलग हो गया। उसके रंग में परिवर्तन, सफ़ेद से भूरा हो गया वो। गैस निकलेगी, आप रोटी को फोड़ के देखिए, गैस निकलेगी उससे। उसके तापमान में परिवर्तन, जैसे पाचन, इसमें बदल जाता है। भात दाल चावल खाए थे, वो किस में बदल गया? पहले तो बोलस में बदला, फिर वो काइम में, और फिर बदल गया काइल। काइल किसको बोलते हैं? लैट्रिन को काइल बोलते हैं। तो आप समझ जाइएगा, जैसे जंग लगना, तो जंग लगता है तो उसकी अवस्था बदलने लगती है। पहले वो मजबूत होता है, भुरभुरी हो जाती है, उसका रंग ब्राउन होने लगता है, उससे गैस निकलती है और उसके तापमान में वृद्धि होती है। अब इतना तापमान कभी कभी होता है कि आप महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन तापमान में वृद्धि होती है। आगे हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। तो यहाँ नीचे आप समीकरण देख रहे होंगे, ये अभिकारक है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले उत्पाद को लिखने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और तीर का निशान हमेशा देंगे, उससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर अभिकारक है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इस साइड बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में। रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे? तो शब्दों की जगह जैसे लिखा था क्या वहां पर, मैग्नीशियम, तो ये बड़ा हो जाता है, तो उसके सूत्र को लिखते हैं। मैग्नीशियम का क्या होता है? तो मैग्नीशियम का होता है Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है। कैसे लिखेंगे? पहले वाले को बड़ा और उसके बाद वाले को छोटा, स्वतंत्र है तो फिर बड़ा। तो उसके संक्षिप्त को लेते हैं सूत्र को, और फिर हम इस प्रकार से नीचे लिखे गए तरीके से दर्शा देते हैं। Mg और O2 क्या लिया था? Mg और O2
अब देखिए क्या बनेगा, इस साइड बना 2MgO। अब यहाँ आप देखिए मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें दोनों पार संतुलित ना हो, जैसे अगर हम बात करें इस तरह की, फिर से देखिए आप, अगर हम लिखें Mg और प्लस O2 बराबर MgO, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है उसे हम कहते हैं कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके लिए आपको संतुलित करना होगा। अब देखिए भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो भौतिक अवस्थाएं आप जानते हैं ठोस, द्रव और गैस होती है। भौतिक अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ठोस, द्रव और गैस। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी अवस्था को भी दिखाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है या एक्वस हो सकता है, जलीय रूप, जलीय घोल भी कहते हैं, या ठोस हो सकता है। तो देखिए गैस के लिए G का इस्तेमाल करेंगे, G फॉर गैस, द्रव के लिए L फॉर लिक्विड, और जलीय घोल एक्वस के लिए उसको हम AQ का इस्तेमाल करेंगे तथा सॉलिड के लिए S का इस्तेमाल करेंगे। अब आप निम्न समीकरण को नीचे देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 3FeS, यानी जो लोहा है, Fe मीन्स लोहा है, वो सॉलिड है। फिर देखिए H2O यहाँ पर गैस के रूप में इस्तेमाल किया है। जलवाष्प को भी हम H2O के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए आप Fe3O4 ये सॉलिड है, S फॉर सॉलिड, और 4H2O 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस निकली है, उसके लिए G का इस्तेमाल किया है। अब आपने समझ गया कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखने के लिए क्या करना पड़ता है। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, संयोग से बना है संयोजन, संयोग से बना है संयोजन। तो संयोग का क्या मतलब होता है? मिलना, जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक जुड़ेगा तो एक ठो बनेगा, इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा यानी हीट, गर्मी, और ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये क्षेपी, प्रक्षेपी, क्षेपी यानी फेंकना, वैसी अभिक्रिया जिसमें से उत्पाद जब बनेगा साथ में ऊष्मा भी निकलेगी, यानी गर्मी निकलेगी या ताप निकलेगा, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जरा अब निम्न समीकरण पर ध्यान दीजिए आप। ये है मीथेन जो कि प्राकृतिक गैस है और इसे जलाया जा रहा है ऑक्सीजन में। कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी गर्म गैस है। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी गैस गर्म गैस है तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड जल निकला और जल निकला और साथ में निकला ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक ऊष्मा का प्रकार है, ऊष्मा भी एक ऊर्जा है। अब आप देखिए नीचे वाले समीकरण को, कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो बोरा से लेकर के हम चूना लाते हैं, है ना, जो बोरा से हम चूना लाते हैं उसको बोलते हैं कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब उसे आपने डाल दिया जल में, यानी आपने लिक्विड में डाला, पानी में डाला, तो वो डपकना शुरू हो जाएगा। आप छू के देखिएगा तो गर्म हो जाता है और उससे निकलती है ऊष्मा, और इसके बाद जो चूना बनता है वो पानी में फूलने के बाद उसे कहते हैं भखरा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप समझ रहे हैं। और जब उसको पुताई कर देते हैं घरों में और जब छोड़ देते हैं तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाता है जो संगमरमर का होता है।
उसकी पतली परत बनती है, इसलिए चूने की पुताई के बाद घर चमकने लगता है। अब है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन का उल्टा वियोजन, उसमें अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना। इसमें क्या होगा, एकल उत्पाद नहीं, एकल अभिकारक, अभिकर्मक भी बोल दिया जाता है, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक में टूट जाता है। उसका ठीक उल्टा है, उसमें जुटता है, इसमें टूटता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट सॉलिड है, वो टूट गया किसमें, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। पसंद आ रहा है फटाक से जल्दी से लाइक करो। अगर लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा। अगर तुम लोग नहीं करोगे तो मैं लाऊंगा वीडियो, लेकिन उतनी जल्दी जल्दी नहीं लाऊंगा। अब है उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब शोषण, उष्मा खींचा जाता है। अब आप देखिए, किसी चीज़ को ठंडा होने के लिए उसकी गर्मी को खींच लिया जाता है ना। अगर आप हाथ में बर्फ को रखेंगे तो धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगता है। तो पिघलने के लिए उसे गर्मी कहाँ से मिली, वातावरण से मिली और आपकी बॉडी से मिली। आप अपने हाथों में स्प्रे कीजिए, जब आप इस हाथों में स्प्रे करते हैं आपको ठंडक लगती है। वो ठंडक कहाँ से आई, क्योंकि आपके हाथ की जो गर्मी थी वो उड़ गई। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो गर्मी को खींच लेती है उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके लिए अब क्या है, इसके लिए इस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हमें सूर्य के प्रकाश की गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया होने के लिए, यानी अभिकारक को उत्पाद में तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, कैल्शियम को तोड़ने के लिए गर्मी की जरूरत थी, तो वो गर्मी उसे कहाँ से मिली, उसे मिली ऑक्सीजन से। यानी जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन था उसे ही तोड़ा गया कैल्शियम में। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो आपने समझा, समीकरण को उतना याद नहीं रख पाइएगा, लेकिन समझिए ऊष्मा शोषी है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होगा। अब है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर दिया। तो चलिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। यहाँ देखिए लोहा यानी फेरस अकेला है, यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट उसके साथ जुड़ रहा है, फेरस के साथ कॉपर सल्फेट जुड़ रहा है। तो अब क्या होगा, कॉपर का जो सल्फेट है विस्थापित करके किसके साथ आ जाएगा, फेरस के साथ आ जाएगा। तो देखिए फेरस सल्फेट हो गया, यानी ये जो सल्फेट था वो कॉपर को छोड़ के फेरस के साथ चला आया। तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और कॉपर हो गया विस्थापित, यानी कॉपर बाहर निकल गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब है द्विविस्थापन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। अब देखिए सोडियम के साथ सल्फेट है तो बेरियम ले लेगा सल्फेट, और बेरियम के साथ क्लोराइड है तो सोडियम ले लेगा क्लोराइड। तो क्या बन गया, बेरियम और सल्फेट। देखिए बेरियम सल्फेट हो गया, और सोडियम के साथ आ गया क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड हो गया। फिर से समझिए, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। सोडियम के साथ सल्फेट है वो बेरियम ले रहा है, और बेरियम के साथ क्लोराइड है वो सोडियम ले रहा है। तो दोनों का हो जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे दो विस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप क्या होता है उसे हम पहले जान लेते हैं। जब आप जल में कीचड़ को घोल दीजिए और कांच के गिलास में उसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि नीचे में कुछ कचरे बैठ गए हैं और ऊपर का पानी साफ होता है। जब आप तालाबों में नहाते हैं तो तालाब का पानी गंदा हो जाता है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद वो कीचड़ नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर का स्वच्छ हो जाता है। तो नीचे जो बैठा उसे कहेंगे हम अवक्षेप। क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे, यानी जो अघुलनशील चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाती है।
अब देखिए यहाँ पर सोडियम के साथ सल्फेट है और बेरियम के साथ क्लोराइड है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है, तो सोडियम क्लोराइड होता है नमक जो सफ़ेद रंग का होता है। जब यह द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड नामक अवक्षेप धीरे धीरे नीचे में बैठ जाता है। इसके बाद देखेंगे उपचयन एवं अवचयन अभिक्रिया। उपचयन को समझते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे कहेंगे हम उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक तांबे का बर्तन है, उसे आप छोड़ दीजिए तो देखिएगा उस पर नीले नीले परत चढ़ जाएंगे, भींगा हुआ रहेगा। तो साथ ही इसके बाद आप देखेंगे कि लोहे को छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाता है। तो किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, अब ऑक्सीजन कहाँ से आया था? हवा वाला नमी से आया। तो जिसमें जुड़ता है ऑक्सीजन, वैसी अभिक्रियाओं को कहेंगे हम उपचयन अभिक्रिया। देखिए इस समीकरण को, यहाँ पर Cu और O है, कॉपर के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो इसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। दोनों यहाँ पर आपको अलग नहीं पढ़ने हैं, साथ में पढ़ने हैं। अब अपचयन को देखिए, यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन बाहर हो जाए। ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज़ है ऑक्सीजन जुड़े, और इसमें क्या है? हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन बाहर हो जाए। तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया। यहाँ देखिए कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड देख रहे हैं ना, CuO, उससे ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ये देखिए CuO के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और इससे ऑक्सीजन बाहर निकल गया और हाइड्रोजन इसमें जाकर के जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो हम कहेंगे इसे अपचयन अभिक्रिया होती है। तो फिर से एक बार बता दूं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे कहेंगे उपचयन, और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे कहेंगे अपचयन। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, और ये बहुत बार पूछा गया है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे VVI का दाग लगाएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है, यानी दोनों हो रहा है, अपचयन और उपचयन यदि दोनों हो तो उसे कहेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें एक ही साथ ऑक्सीजन भी जुड़े और हाइड्रोजन भी जुड़े या ऑक्सीजन बाहर निकले। फिर से समझिए, ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन हो गया, हाइड्रोजन जुड़ा अपचयन हो गया। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो भी अपचयन हो गया। तो चलिए हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर कि क्या हो रहा है। इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन हुआ कि नहीं? देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे कहते हैं उपचयन। लेकिन जरा देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था लेकिन ये हट गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था तो हट गया, जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब इन अभिक्रियाओं के प्रकार में जानने के बाद आप बुक में पाएंगे दो और चीज़ें हैं, एक है संचारण, दूसरा है विकृत गंधिता। तो पहले संचारण को समझते हैं। धातुओं का संचारण एक रासायनिक क्रिया, बिल्कुल सही बात है, जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय और ह्रास होता है, यानी धीरे धीरे वो खराब होता है। यहाँ पर आप लोहे की देख रहे होंगे पटरी, इसमें देखिए जंग लग गया है, आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ। इसमें जंग लगने के कारण धीरे धीरे इसकी पपड़ी उखड़ने लगती है और इस प्रकार की घटना को संचारण कहते हैं, जैसे जंग लगना। इस पर मैं एक और बात बता दूं, जैसे एल्युमिनियम के कटोरे में यदि आप खट्टी चीज़ें रखेंगे तो धीरे धीरे एल्युमिनियम खराब होने लगेगा, तो इसे कहते हैं संचारण।
अब हम बात करेंगे विकृत गंधिता की। विकृत मतलब टेढ़ा मेढ़ा और गंधिता मतलब खराब, यानी गंध हो गया खराब, गंध खराब, गंधिता में गंध होता है। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहती है। मतलब यदि लंबे समय तक कुछ तेल वाले चीज़ जैसे चिप्स, कुरकुरे, यहाँ पर ढेर सारा नाम दिया हुआ है, टून फनयून ने क्या है पता नहीं, सन चिप्स है, रफेल्स है, लेज है, डोरिटोस है, पीप चॉप्स है, फरिटोस है, तो ये सब तो तेल और वसा वाले आपने समझ लिया। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। फटाक से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना और हमें कमेंट करके बताओ कि आज का वीडियो कैसा लगा।